डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सिंबल ऑफ कंपोनेंट्स यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। जो हमने लास्ट चैप्टर टॉपिक में जो इलेक्ट्रिक सर्किट की बात की थी, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनके सिंबल्स क्या हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट जो कंपोनेंट है दैट इज द सेल। एक्चुअल में जो सेल है, ये हमने बात की थी कि द पोटेंशियल डिफरेंस, तो सेल जो है उसका एक टर्मिनल जो होता है वो पॉजिटिव होता है और एक टर्मिनल जो होता है वो नेगेटिव होता है। और पॉजिटिव टर्मिनल की जो लाइन है वो कंपैरेटिवली नेगेटिव टर्मिनल से थोड़ा बड़ा रखा जाता है। ये इसके सिंबल के तौर पे यूज किया जा रहा है। तो ये हमारे इलेक्ट्रिकल सेल का सिंबल रहेगा। बैटरी क्या होती है? बैटरी जो सेल होता है उनका कॉम्बिनेशंस होता है। जो हम डिफरेंट सेल यूज कर रहे हैं उन सेल का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा? हमारा बैटरी। जैसे कि हम सपोज कीजिए यहाँ पे 3 सेल्स यूज किए गए हैं, 3 सेल यूज किए गए हैं और सभी के जो सेल है ये हमारा एक सिंगल सेल का जो सिंबल है वो ये है। और मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे 2 वोल्ट के 3 सेल यूज किए गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? टोटल 6 वोल्ट की एक बैटरी बन जाएगी। तो ये जो बैटरी होती है दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ये सेल का कॉम्बिनेशन होता है। तो सेल का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? बैटरी। और इसका जो सिंबल रहेगा वो डिफरेंट सेल को हम कंबाइन करके मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट वन, प्लग की स्विच ओपन और क्लोज। इसमें 2 टाइप का स्विच होता है हमारा। स्विच ऑन और ऑफ बोल सकते हैं या इसको ओपन और क्लोज बोल सकते हैं। तो स्विच ओपन जो होता है उसका सिंबल ये रहता है और स्विच जो क्लोज है उसका सिंबल में एक बीच में डॉट और होती है, ये आपका क्लोज का सिंबल होता है। कई बार कुछ बुक्स के अंदर जो की ओपन होती है उसका सिंबल कुछ इस तरह भी मेंशन कर दिया जाता है और की क्लोज का जो सिंबल होता है उसमें जो ये स्विच है, जो लाइन है, इसको टच दिखा देते हैं। इसको एक अलग से यहाँ से कॉन्टेक्ट में शो करते हैं। तो ये हमारे पास स्विच क्लोज का सिंबल हो जाता है और ये हमारे पास स्विच ओपन का सिंबल हो जाता है। ए वायर ज्वाइंट, सपोज कीजिए कि कोई भी एक कनेक्शंस है उसमें वायर जा रही है। अगर वायर जा रही है एक दूसरे और बीच में कॉन्टैक्ट है, टच किया गया है उनको आपस में, तो इस तरह का सिंबल यूज किया जाता है। अगर वायर आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं है, एक दूसरे के ऊपर से वायर जा रही है और हम कुछ इस तरह का अगर सिंबल बनाएंगे तो इससे हमें आइडिया नहीं होगा कि ये वायर जो है इस पॉइंट पे कनेक्टेड है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरह का सिंबल यूज करते हैं जिससे ये मेंशन हो जाता है कि ये वायर आपस में एक दूसरे को कॉन्टैक्ट नहीं कर रही हैं। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए ऐसा सिंबल यूज किया जाता है या बल्ब शो करके भी सिंबल बना दिया जाता है। नेक्स्ट इज ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। जो हमारी रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस कोई भी हम एक रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं सर्किट में, तो जितने भी ओम की रेजिस्टेंस है, मे बी 5 ओम 10 ओम कुछ भी हो सकता है। ये मान लो जी कि 10 ओम की एक ये रेजिस्टेंस है, तो ये एक रेजिस्टेंस का सिंबल रहता है हमारे पास। सेकंड इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसी में एक और सिंबल है जिसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। सबसे पहले इसको समझिए कि वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जो रेजिस्टेंस है वो आपकी चेंज होती रहती है, उसकी वैल्यू जो है आप चेंज कर सकते हो। तो उस केस में जो हमारी वेरिएबल रजिस्टर है, तो एक रेजिस्टेंस के अंदर से एक एरो शो कर सकते हैं या इस टाइप से एक एरो शो करके ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल हम बना सकते हैं। नेक्स्ट इज द एमीटर। एमीटर हमने पहले भी बात की थी। एमीटर एक डिवाइस होता है जो करंट को मेजरमेंट करने के काम आता है और ये एमीटर का हमारा सिंबल रहता है। इसका एक एंड जो है पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी से कनेक्ट होगा और सेकंड जो है वो नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी से कनेक्ट होगा और ये सीरीज में अप्लाई किया जाता है, मैंने ये भी बताया था आपको। नेक्स्ट इज द वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर जो है उसका सिंबल V से डिनोट किया जाता है और सेम यहाँ भी 2 टर्मिनल, एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है और दूसरा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में क्या है कि गैल्वेनोमीटर हमारा जो है ये भी एक एमीटर की तरह ही है जिसका यूज जो है
हम करंट को मेजरमेंट करने के लिए क्या आता है। लेकिन अगर ये एक सिर्फ करंट को ही मेजरमेंट करता है तो डिफरेंस क्या हुआ। तो गैल्वेनोमीटर जो है वो हम खासतौर पे जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वहां यूज किया जाता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की एक प्रॉपर्टी है कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने की वजह से अगर सर्किट में बिल्कुल माइन्योर वेरी लेस अमाउंट ऑफ करंट भी अगर सर्किट के अंदर फ्लो करता है तो गैल्वेनोमीटर उसको डिटेक्ट कर लेता है कि कितनी अमाउंट का करंट आया था, कितने टाइम के लिए वो करंट आया था। तो ये गैल्वेनोमीटर में किया जा सकता है। लेकिन एमीटर जो है ये इतना सेंसिटिव नहीं होता जितना गैल्वेनोमीटर होता है, इसलिए जो टेस्टिंग का डिपार्टमेंट है या कुछ रिसर्च वर्क जो है वहां मोस्टली हम गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर का एक बेनिफिट और भी है एज कंपेयर टू एमीटर। गैल्वेनोमीटर में जो जीरो डिफ्लेक्शन होता है वो सेंटर में होता है। सेंटर की जो नीडल है वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करती है। अगर करंट हमारा लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में जाए या राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में जाए तो ये करंट की डायरेक्शन भी बता सकता है आपको अपनी एरो के द्वारा कि करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा था या नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो इसलिए गैल्वेनोमीटर जो है ज्यादा यूजफुल है एज कंपेयर टू एमीटर। तो गैल्वेनोमीटर भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ओम्स लॉ। इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बड़ा ही फेमस टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? एक्चुअल में ओम्स लॉ जो है वो जॉर्ज सीमन ओम्स ने दिया था 1826 के अंदर। और ओम्स लॉ ने क्या किया, जो हमारा वोल्टेज और करंट जो है, वोल्ट क्या है पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बताया था इसने। तो हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब जो हमारा सर्किट है उस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है और उस सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जा रहा है, तो उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप जो है ओम्स लॉ हमें बताता है। ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ स्टेट दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to the potential difference. Means current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference. I is directly proportional to V. और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि V is directly proportional to I. Potential difference is directly proportional to the current flowing in a conductor. आप ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इसका जो रिलेशन है, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहां से हटाएंगे और इक्वल का साइन है तो क्या हम एक कांस्टेंट अप्लाई करते हैं। दैट कांस्टेंट इज आर रेजिस्टेंस, वेयर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, और इसको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। तो यहां से हमारे पास जो रिलेशन आता है वो रिलेशन आता है V इज इक्वल टू आई आर। अगर मैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आर की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहूंगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है इट इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो ये जो हो जाएगा आर, मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट, ऐसा भी बोला जा सकता है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर एंड द अमाउंट ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो आर इज इक्वल टू V अपॉन आई। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आ गया है। अगर हम इसका एक ग्राफ मेंटेन करते हैं तो करंट जो है हमने y एक्सिस पे लिया है और वोल्टेज जो है वो हमने x एक्सिस पे ली है। अगर V और I का एक ग्राफ बनाया जाएगा तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो ग्राफ होगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो क्यों हमने ओम्स लॉ में कहा था कि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर हमारा जो करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगी, या वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो ग्राफ जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो फ्रॉम द ग्राफ वी सी दैट करंट I इंक्रीजेज विद द पोटेंशियल डिफरेंस V। अगर हमारा I इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा, या पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तो हमारा करंट भी इंक्रीज होगा। और द रेशियो ऑफ V एंड I, लेकिन इनका जो रेशियो है V अपॉन I दैट इज इक्वल टू R। और हमने ये बात की थी कि ये R क्या है, ये R एक कांस्टेंट है। तो R जो है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है,
ये हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी यहाँ पे। क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस। अगर हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो रेजिस्टेंस क्या होती है? एक्चुअल में जो रेजिस्टेंस है ये एक जो हमारा करंट फ्लो करता है एक कंडक्टर के अंदर, ये उसको अपोज करती है। सपोज कीजिए ये हमारे पास एक वायर है और इस वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। ये वायर जो है वो किसी भी मटेरियल की हो सकती है, कॉपर की, एल्युमिनियम की, आयरन की, गोल्ड की, सिल्वर की, किसी भी मेटल की हम जो है वायर यूज कर सकते हैं। और सभी अलग अलग मटेरियल की जो वायर होती है उनकी रेजिस्टेंस भी अलग अलग होती है। क्या होगा कि जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो ये इस कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, इस वायर का जो मटेरियल है उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि वो अपने अंदर से कितना करंट को जाने देती है और कितना करंट का अपोज करती है। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट को अपने अंदर से फ्लो होने से रोकती है। जनरली जो हमारे कंडक्टर होते हैं उनके अंदर रेजिस्टेंस कम होती है, लेकिन फिर भी अलग अलग कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है वो डिफरेंट होगी। आयरन सपोज करें, अगर हम गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं तो वहाँ रेजिस्टेंस बहुत ही कम होती है, कॉपर में उनसे थोड़ा ज़्यादा होगी और एल्युमिनियम में उससे भी ज़्यादा होगी और आयरन में इनसे भी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। तो रेजिस्टेंस जो है ये करंट के लिए एक हम अगर बात करें तो एक स्पीड ब्रेकर का काम करती है। अगर करंट यहाँ से मूव कर रहा है तो ये करंट को यहाँ से मूव करने के उसका अपोज करती है और कुछ अमाउंट ऑफ करंट को रोक लेती है जो इसके अंदर से पास नहीं हो पाता है। तो जब किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो करंट का कुछ अमाउंट जो है वो रेजिस्टेंस की वजह से लॉस हो जाता है। अगर हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अगेन R इजिकल टू V अपॉन I, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या है? हमने बात किया था स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो होती है हमारी SI यूनिट, वो रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम और इसको जो है ओमेगा से डिनोट किया जाता है, दैट इज द ओम। 1 ओम की वैल्यू क्या होगी? 1 ओम को हम डिफाइन क्या करेंगे? तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इजिकल टू V अपॉन I और रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, तो 1 ओम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट एंड द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। That's why the 1 ohm will be equal to 1 volt upon 1 ampere। ये सिंबल में अगर हम इसको शो करेंगे तो 1 ohm is equal to 1 volt per ampere। बिगर द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, अगर हम रेजिस्टेंस की बड़ी यूनिट के बारे में बात करें तो उस केस में आप किलो ओम, मेगा ओम, गीगा ओम, इस टाइप से आप रेजिस्टेंस की बड़ी यूनिट की बात कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ ओम, ओम की डेफिनेशंस क्या होगी? अगर हम ओम की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ ए वायर, हमारे पास एक वायर है, उसके जो टू एंड है वहां पे हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ ए वायर इज 1 वोल्ट, अगर हमारा पोटेंशियल कितना है? 1 वोल्ट है। अगर आपके पोटेंशियल की वैल्यू 1 वोल्ट है और जो वायर में करंट फ्लो कर रहा है वहां करंट कितना फ्लो कर रहा है? 1 एम्पियर। अगर एक वायर का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट अप्लाई करें और उस वायर में 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है, देन द रेजिस्टेंस R ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू 1 ओम। तब उस कंडक्टर के अंदर की जो रेजिस्टेंस होगी वो 1 ओम मिलेगी आपको। तो इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड ऑफ ए वायर इज 1 वोल्ट एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस R ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। So if the resistance is double, अगर रेजिस्टेंस को डबल कर दिया जाता है then the current gets half, तो करंट जो है हमारा हाफ हो जाएगा। वो कैसे? जो ये फॉर्मूला है हमारा R इजिकल टू V अपॉन I, R इक्वल टू V अपॉन I। अगर हम करंट को डबल करते हैं तो करंट की जो वैल्यू है वो डबल हो जाएगी। अगर हम इसको डबल करते हैं तो इसकी वैल्यू डबल हो जाती है, तो डिनोमिनेटर में क्या हो गया? डबल, और डिनोमिनेटर अगर डबल हुआ तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। रेजिस्टेंस जो है वो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप करंट अगर डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो हाफ हो जाएगी। क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ से हम कैसे रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं?
ग्राफ से अगर हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो बिल्कुल एक सिंपल एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। और जनरली अगर 10th क्लास में बात करें तो सीबीसी में एक क्वेश्चन इस ग्राफ के ऊपर मोस्ट प्रोबेबली हमेशा आता है। तो रेजिस्टेंस को ग्राफ से कैसे फाइंड आउट करें? अगर आपका जो ग्राफ दिया हुआ है तो वो ग्राफ देखो, इसमें एक सिंपल देखो, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है आपके पास वो फॉर्मूला है R = V/I। क्लियर? अगर आपको रेजिस्टेंस निकालनी है तो आपको V और I की वैल्यू अगर आप पुट कर देंगे तो रेजिस्टेंस को डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहां जो रेजिस्टेंस निकालते हैं तो उसके लिए ग्राफ से अगर निकालेंगे तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप, दिस इज द एंगल। अगर आप टेंजेंट थीटा निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं, तो टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर जो होगा दैट इज दिस एंड दिस इज द बेस। परपेंडिकुलर अगर ये है तो इसका मतलब ये भी परपेंडिकुलर है। तो टेंजेंट थीटा = क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब y/x। तो जो टेंजेंट थीटा है वो आपका क्या हो जाएगा? y/x। अगर ये वैल्यू आपकी y/x होती है तो y में कौन है आपके पास? v, दिस इज द करंट, सॉरी दिस इज द करंट I। और x में आपके पास क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट। तो यहां क्या हो जाएगा? I/v। तो टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा आपका? I/v। लेकिन आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? V/I। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? R = 1/टेंजेंट थीटा, 1/टेंजेंट थीटा। अगर आप करेंगे R = 1/टेंजेंट थीटा तो क्या हो जाएगा? R = 1/I/v। और I/v करेंगे तो v आपका ऊपर चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा? V/I। यही तो फॉर्मूला होता है हमारा R = V/I। तो यहां से क्या निकला आपके पास? यहां से जो रिजल्ट्स आए वो रिजल्ट आपके पास ये आएगा, वो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा? यहां से रेजिस्टेंस = 1/स्लोप। स्लोप क्या होता है? टेंजेंट थीटा। स्लोप ऑफ द ग्राफ VI। क्योंकि ये जो ग्राफ दिखाया गया ये I और V का ग्राफ है, मींस I ऊपर है y एक्सिस में और वोल्ट जो है वो x एक्सिस में। इसलिए आपका जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा R = 1/स्लोप। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम जो ग्राफ कैलकुलेट करें और वो ग्राफ में जो पोटेंशियल है वो y एक्सिस पे हो और करंट जो है वो x एक्सिस पे हो, मतलब VI ग्राफ, दिस इज द IV ग्राफ। तो इस केस के अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या बन जाएगा? यू कैन सी हियर, यहां पे क्या है? V जो है वो y एक्सिस पे है और जो I है वो आपका x एक्सिस पे है। तो I x एक्सिस पे है और V आपका y एक्सिस पे है, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस = स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो डायरेक्टली जो R होगा वो आपका डायरेक्टली क्या होगा? टेंजेंट थीटा के बराबर। और टेंजेंट थीटा की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? टेंजेंट थीटा की वैल्यू डायरेक्टली आप निकालेंगे y/x, जो यहां मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि R = y/x = स्लोप। So the resistance will be equal to the slope of a graph between I and V. It is clear to everyone. Next topic is factor on which the resistance of a conductor depend. Resistance जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड। थैंक यू।